जय हिंद दोस्तों, मैं अमित शर्मा जूरिस कंसिलियम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 15 जून और सेबी क्रिएटिव का हमारा पहला बैच। आज हम प्रीएम्बल और पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, हम ऑनलाइन बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ देखेंगे। तो चलिए पहले हम प्रीएम्बल से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। देखिए स्टूडेंट्स, आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से कोई किताब लाते हैं तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? कवर पेज, प्रीफेस, कंटेंट और उसके बाद चैप्टर्स। वैसे ही कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेशन अपने प्रीएम्बल के साथ आता है, ठीक। अब हमारे मन में फिर से वही सवाल आता है कि प्रीएम्बल है क्या? तो प्रीएम्बल हमारे लेजिस्लेचर, हमारी विधायिका के बनाए किसी एक्ट, किसी कानून में छुपे उसके उद्देश्य, उसके पीछे रही मंशा और उसमें निहित आदर्श और आकांक्षाओं को समझाता है प्रीएम्बल। तो देखिए, इसे हम हमारे प्रीएम्बल से ही देखते हैं। हमारा प्रीएम्बल शुरुआत से कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब हमारा प्रीएम्बल यानी इंडिया के लोगों का प्रीएम्बल इंडिया के लोगों के लिए एक उद्देश्य का है, जो हमारे संविधान को हमें बनाने की इंटेंशन, हमारे उद्देश्य, हमारी आकांक्षाओं और हमारे आदर्शों को बताता है। अब देखिए, आप हमारे किसी भी इंडियन लॉ में किसी भी एक्ट को उठा लीजिए तो आपको सभी एक्ट की शुरुआत में आपको प्रस्तावना मिलेगा, उसका प्रीएम्बल मिलेगा, जो उस एक्ट में छुपे उद्देश्य, विधायिका की पीछे रही मंशा को समझने में मदद करता है। जैसे कि आबकारी अधिनियम, एक्साइज एक्ट। अब एक्साइज एक्ट क्यों बना, ये हमें एक्साइज एक्ट का प्रीएम्बल बताएगा। अब देखिए, शराब जो है कुछ लोगों के लिए आनंद का मुद्दा है। अब हमारे यहाँ लोग तो शरारती हैं, वो ऐसी शराब बनाने लगे जिससे लोग एकदम ही गायब होने लग गए। तो उन्हीं लोगों को बचाने के लिए सरकार ने सोचा कि एक अधिनियम बनाते हैं जिसमें को बेचने के लिए एक लाइसेंस देंगे, उससे टैक्स लेंगे और जो कोई ऐसी शराब बनाएगा जिससे कि लोग गायब हो रहे हैं उसको हम सज़ा देंगे। तो इसके पीछे सरकार की मंशा थी पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य। वैसे ही हमारे संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमारे लोगों की जो उद्देश्य हैं, हमारे लोगों को हम क्या देंगे, हमारे राष्ट्र को हम कैसे बनाएंगे, वो हमारी प्रस्तावना में छुपा है और वही प्रस्तावना हमारे संविधान को परिलक्षित करती है। अब यही सवाल जो हमारे सामने अभी है कि प्रस्तावना क्या है, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब उठाया गया तो पहला केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें जस्टिस सुब्बा राव ने बताया कि उद्देश्य का किसी भी अधिनियम के मुख्य उद्देश्य विधायिका की मंशा को परिलक्षित करती है, यानी कि द प्रीएम्बल टू एन एक्ट सेट आउट द ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेचर इज इंटेंडेड टू अचीव। इसी तरह एक और केस हुआ आगे जाके, इंड्री बेरूबरी केस। उसमें प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ऐसा इंड्री बेरूबरी केस में कहा गया था। हालांकि ये बेरूबरी केस बहुत ज़्यादा विवादित रहा, इसको बाद में आगे जाकर बदल दिया गया और केशवानंद भारती ने हमारे प्रस्तावना को लेकर एक नई धारणा को रखा, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसे हम खैर आगे पढ़ेंगे। चलिए हम प्रीएम्बल को ही डायरेक्ट देखते हैं। हमारा प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन क्या जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट। किस बात की लिबर्टी? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी किस बात के लिए? assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. देखिए, हम हमारे प्रीएम्बल को अब दो हिस्सों में बांट लेते हैं। दो हिस्से, एक हो गया हमारे एस्पिरेशंस यानी हमारी आकांक्षाएं, और दूसरे
हमारे क्या आदर्श उस हमारी प्रस्तावना से जो जुड़े हैं, हम इन दो हिस्से में हमारे प्रियम्बल को देखेंगे। तो प्रियम्बल जो हमें दो हिस्सों में समझाता है, उसमें कुछ आदर्श हैं। आदर्श हैं सोवरेनिटी के, संप्रभुता के। दूसरा आदर्श है सोशलिज्म का। थर्ड सेक्युलरिज्म। फोर्थ डेमोक्रेसी। फिफ्थ रिपब्लिक। अब इसके पीछे कुछ एस्पिरेशन छुपे हुए हैं, वो हम कैसे लेंगे? वो हम इक्वलिटी से लेंगे, लिबर्टी के साथ जस्टिस और फ्रेटर्निटी। अब देखिए, फिर किसी ने यहाँ प्रश्न उठाया कि सोवरेन कौन है, सोवरेन क्या है? तो किसी ने जवाब देते हुए बोला द पीपल, भारत के लोग ही सोवरेन हैं। अब आप इसे नोट कर लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। प्रश्न उठाया गया कि भारत के लोग संप्रभु कैसे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह बनाम भारत संघ में इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों से उत्पन्न हुआ है। जो लाइन हमने पहले पढ़ी थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को आधार बनाया और कहा कि भारत का संविधान भारत के लोगों से उत्पन्न हुआ है। और ये एक निश्चायक कल्पना है, यानी कि कंक्लूसिव एजम्पशन है, जिस पर क्वेश्चन ही नहीं उठाया जा सकता। लोग सरकार और संसद में जनता के प्रतिनिधि बन के आते हैं और यही लोग जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर कर लोगों के लिए काम करते हैं। तो इसका जो मोटा मोटा हमें जो मतलब समझ आता है, कंट्रोल फ्री एक्शन, यानी कि अगर हम कोई भी विधान का निर्माण करना चाहें, हम किसी भी विधि का निर्माण करना चाहें, उस पर हमारी एब्सोल्यूट पावर हो और उस पर कोई भी एक्सटर्नल पावर इंटरफेरेंस ना करें। यानी कि अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो कोई बाहरी आदमी तो हमारे मामले में नहीं कूदेगा। देखिए, जब हम जूरिस्प्रूडेंस की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत फेमस नाम आता है, मिस्टर कूली। अब आप इसे कूली कहें, कॉली कहें, चाहे कुछ कहें, मेरे लिए तो ये कूली है। देखिए, तो हमारे मिस्टर कूली कहते हैं, सोवरेन इज सुप्रीम एब्सोल्यूट पावर which acknowledges no superior, neither internal nor external. Internally, it should be free to legislate on any subject. Externally, it cannot be subject to control of any authority. कुल मिलाकर वही मतलब जो हमने पहले समझा था। सोवरेन का मतलब हमारे किसी भी मामले में किसी भी बाहरी ताकत का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर हम कोई काम हमारे सीमाओं के अंदर करते हैं, हमारे विधानमंडल में करते हैं, तो हम जो कानून बनाना चाहें हम उसमें स्वतंत्र हैं। और अगर हम हमारे सोवरेनिटी के बाहर रहकर कोई काम करना चाहें तो उस पर किसी भी अथॉरिटी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। 2013 में आपको याद होगा कि इटली के कुछ दो नौसैनिक आए थे हमारे केरल के तट पर और हमारे 2 मछुआरों को मारकर चले गए थे। जब पता चला कि एक इटली का वेसल हमारे इंडियन कोस्ट में आया था और जब वो मारकर चला गया, तो हमारे जो मुंबई चीफ इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस बात को लेकर एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उन 9 सैनिकों ने हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की कि जो पुलिस का एक्शन था, जो गिरफ्तारी हुई है, वो इलीगल है और वो उनके लीगल कैपेसिटी से बाहर है। यानी हमारी जो पुलिस अथॉरिटी है वो उनकी लीगल कैपेसिटी से बाहर है। इस याचिका को केरल हाई कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया। इसकी अपील लेकर जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो इन दोनों नौसैनिकों ने एफआईआर के क्वैशमेंट के लिए रिट पिटीशन लगाई और याचिका में ये कहा कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो अवैध है, और साथ में तर्क देते हुए कहा कि जो अधिकारियों का एक्शन था वो मतलब जो नौसैनिक अधिकारी इटली के थे, उनका जो भी एक्शन था वो ऑफिशियल कैपेसिटी में था। और दूसरा उन्होंने जिस बिंदु को चैलेंज दिया, वो उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी के खिलाफ है। तो ये जो केस था वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। आप इसका साइटेशन नोट कर लें, 2013 वॉल्यूम 4 SCC पेज 721 पर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिकोटॉमी को एक्सप्लेन किया। इसमें उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज ओवर टेरिटोरियल वाटर ये हमारी कंप्लीट सोवरेनिटी है, एक्सरसाइज ओवर कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया ये हमारी राइट ऑफ सोवरेनिटी है,
और एक्सरसाइज ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया हमारा सोवरेन राइट। अब जब ये ट्रिकोटोमी को एक्सप्लेन किया गया तो जो ये केस था रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो थर्ड ट्रिकोटोमी आई थी, एक्सरसाइज ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, जो हमारी सोवरेन राइट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जहां हमारे मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, जिस जगह पर आपने उनका मर्डर किया, वो जोन हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और उस जोन में हमारा सोवरेन राइट है कि हमारा इंडियन लॉ है, हमारा इंडियन लॉ प्रिवेल करेगा और आपके एक्ट को इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। और आप जिस प्रिंसिपल को आप बता रहे हैं सोवरेन इम्यूनिटी कहते हैं, वो सोवरेन इम्यूनिटी इस हमारे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लागू नहीं होती। तो सेक्युलरिज्म देखते हैं। पंथ निरपेक्ष से आप कहेंगे कि कोई राज्य जिसका कोई धर्म नहीं होगा वो पंथ निरपेक्ष है या फिर सेक्युलरिज्म है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और हमारे संविधान की प्रस्तावना सबसे विस्तृत प्रस्तावना है और हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म के मायने अलग हैं। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का अर्थ है, यानी कि भारत के सेंस में कहें, इंडिया के सेंस में कहें तो सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ, भारत का ना ही कोई धर्म होगा और ना ही भारत किसी धर्म और राज्य के मामले में पृथक्करण का कोई सुझाव देता है। यानी कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और ना ही हम धर्म और राज्य को अलग रखते हैं। जब हम बात सेक्युलरिज्म की करते हैं तो प्रियम्बल में साफ और स्पष्ट दिखता है। जब हम शब्द देखते हैं हमारे प्रस्तावना में, वहाँ लिखा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हमें स्वतंत्रता देता है कोई भी धर्म अपनाने का, उस धर्म में विश्वास रखने का और हमें उसकी उपासना करने का। आप अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखिए, वहाँ हमारा संविधान गारंटी देता है हर उस नागरिक को, अच्छा मेरा शब्द आप देखिएगा, मैं कहता हूँ नागरिक को। अगर आपको लगता है कि हमारा जो संविधान में जो सेक्युलरिज्म है और हमें जो धर्म की उपासना का जो अधिकार मिलता है, अगर ये सिर्फ नागरिकों तक केंद्रित है तो आप गलत सोचते हैं। ये हमारे देश में मौजूद हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो कि 25 से 28 तक बताया गया है। कोई भी व्यक्ति, उसे स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म की उपासना करे, उसका प्रचार करे और उसे लोगों में बांटे। अब अगला है सोशलिस्ट या सोशलिज्म। हमारा संविधान लोकतंत्र और समाजवाद का मिश्रण है। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम एक लोकतांत्रिक समाजवाद हैं। हमारे संविधान जो परिकल्पना करता है हमारे देश की शासन व्यवस्था को, तो हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद की है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 23 और जो अन्य अनुच्छेद हैं वहाँ पर दिखाई देती है। हमारी प्रस्तावना में ऐसे ही और बहुत से फीचर्स हैं, उन्हीं में से कुछ फीचर्स और डिस्कस कर लेते हैं। वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिखते हैं। आर्टिकल 15 जो इससे संबंधित है वो आर्टिकल 15, 16, 17, 18 और आर्टिकल 38 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। फिर अगला होता है इकोनॉमिकल जस्टिस, जो हमारे आर्टिकल 39B और 39C में है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। अब हमें कुछ पॉलिटिकल जस्टिस मिला हुआ है, वो हम आर्टिकल 14, 19, 21, 22 और 326 से गेन करते हैं। देखिए ये पॉइंट हम शायद डिस्कस नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रियम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है और वो 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। और दूसरी बात ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स तो नवंबर 26, 1946 को लागू कर दिए गए थे, पर प्रियम्बल जनवरी 26, 1950 को लागू हुए थे। इसका कारण एक है, बहुत सालों पहले हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने 26 जनवरी को स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया था। तो 26 जनवरी से हम हमारे स्वतंत्रता दिवस को पहले से मनाना शुरू कर दिया था, पर आज़ाद हम 15 अगस्त को हुए।
तो हम लोगों ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया और इसीलिए प्रियम्बल को भी 26 जनवरी को ही लागू किया। चलिए अब पार्ट 1 पे चर्चा करते हैं। हमारा अनुच्छेद 1 का उपखंड 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इससे रिलेटेड एक जजमेंट अभी रिसेंटली आया हुआ है, वो नमा वर्सेस या फिर नमो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। हमारे जो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है, इस पर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आप वहाँ जाकर इसका पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो हमारे अनुच्छेद 1 का उपखंड 3 कहता है कि भारत और जो भारत का जो इलाके हैं उसमें कौन कौन होगा, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन होंगे। तो पहला जो उपखंड 3 का जो ए क्लॉज है वो कहता है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये जो भी राज्य हैं ये भारत के अंदर शामिल होंगे। और पहली अनुसूची में बताए गए संघ और हम कहें तो यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। अब हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 29 स्टेट्स हैं। तो भारत में क्या होगा, वो 29 स्टेट्स क्लॉज जो सब क्लॉज ए है वो बताता है, और जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं तो सब क्लॉज बी बताता है। और जो तीसरा क्लॉज है वो कहता है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिन पर भारत कब्जा कर ले या भारत अधिग्रहण कर ले। एक यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट ये, अभी हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये जिस एक्ट से बनी है उस एक्ट का नाम है जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, JNK स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। चलिए आर्टिकल 2 देखें। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अच्छा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बहुत हद तक समान है, पर इसमें एक बहुत बारीक सी रेखा का अंतर है। तो इसको हम दोनों आर्टिकल्स को एक साथ देखते हैं। तो पहले हम आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, और आर्टिकल 3 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब आप समझ पाए तो ठीक है। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 3 है वो हमारे जो राज्य हैं उस राज्य में कोई नए राज्य का गठन करना है, राज्य के एरिया में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमाओं का सीमांकन करना है, और जो नए और जो राज्य मौजूद हैं उन राज्यों का नाम परिवर्तन करना है। वो हम अनुच्छेद 3 के अधीन रहकर करते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 शब्द से ही समझ में आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि कोई ऐसा राज्य या ऐसा इलाका जो भारत सरकार कब्जे से हासिल करे। जैसे हमने सिक्किम को हासिल किया था, तो हमने सिक्किम को जब हासिल किया था तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, यानी आर्टिकल 2 हमें संविधान संशोधन की बाध्यता बताता है। और आर्टिकल 3 हम किसी भी लॉ और लेजिस्लेशन के द्वारा किसी भी पार्ट को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। तो इन दोनों अनुच्छेद में बेसिक अंतर यही है कि अनुच्छेद 2 किसी बाहरी इलाके में मौजूद किसी भूमि के हिस्से को भारत में जब जोड़ना है तो अनुच्छेद 2 उसका एक्शन लेगा, और जब हम भारत के अंदर मौजूद किसी राज्य में किसी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन करना है, हमें उसके एरिया को अल्टर करना है या नाम बदलने हैं, तो वो हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ठीक लगी होगी। अगर आपको ठीक लगी है तो हमसे जुड़े रहें। कल हम पार्ट 3 और पार्ट 4 के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।